नमस्कार, कहानी बॉक्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सांस का गजब कारनामा। माँ, मेरी ऑफिस से कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना। मनोज ने अपनी माँ शारदा देवी से कहा। कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? शारदा जी ने खांसते हुए पूछा। पहले तो आप ये खांसना बंद कर दीजिए, पूरे घर में खांसती फिरती हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए? अच्छा लगता है क्या? मनोज गुस्से से चिल्लाया। मनोज की पत्नी संगीता को तो जैसे मौका मिल गया, वह तुरंत बोल पड़ी। सही कहा आपने, इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह पर हाथ रख ले। बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे ही दे दो दवाई लाने के लिए, शारदा जी ने कहा। ठीक है माँ, आज संगीता तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिला देगी, मनोज ने कहा। संगीता इसके विरोध में बोली। अरे कुछ नहीं है माँ जी को, ये खांसी केवल इतनी इनकी चटोरी जुबान की वजह से है। कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर दिन भर खांसती रहती हैं। उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाइए तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मनोज ने अपनी पत्नी की बात पर सहमति जताई और कहा, दोपहर को मेरा एक जरूरी लेटर घर पर आने वाला है, वह संभाल लेना। रात का खाना तुम ही बना देना। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया सा खाना बनाकर रखना। इस पर संगीता बोली, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और फिर शाम को मेरी किटी पार्टी भी है, मुझे वक्त नहीं मिलेगा। अरे एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बना लो, मैं चला। ऐसा कहकर मनोज ऑफिस के लिए निकल गया। पति के ऑफिस जाते ही संगीता अपनी सांस पर बरस पड़ी। कोई काम ना करना पड़े इसलिए आप खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। मैं सब जानती हूँ आपको, और कुछ काम तो है नहीं तो ये काम भी कर लेती। वैसे भी दिन पर बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं। अपने लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वह अपने कमरे में चली गई। जलते भुनते हुए संगीता ने जैसे तैसे डिनर तो बना दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर गए तो जूठे बर्तनों का ढेर सामने पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब शारदा जी मंदिर से पूजा करके घर लौटी तो देखा बेटा और बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। संगीता ने कहा, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं माँ, साफ कर देना और रात का खाना बनाकर रख देना, हम लोग देर से आएंगे। मनोज ने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये शारदा जी को भी पता था। न तो वह पूछने की हिम्मत कर सकी और न ही बेटा बहू कभी बताते थे। शारदा जी ने रसोई में जाकर देखा तो जूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर उन्हें चिढ़ा रहा था। कुछ दिन बीते, शारदा जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी। माँ की बिगड़ी हालत को देखते हुए एक दिन मनोज उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप करने के बाद पता चला कि लगातार खांसी रहने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और इनका इलाज लंबा चलेगा। शारदा जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज़्यादा खर्च के डर से मनोज दवा लाने में भी आनाकानी करने लगा। उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। अभी 5 साल पहले ही शारदा जी बड़ी खुशी से संगीता को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, लेकिन संगीता ने आते ही घर का नक्शा ही बदल दिया। वह अपनी मनमानी करने लगी और मनोज को भी अपने चक्कर में ले लिया। मनोज पहले से अपनी माँ की कदर नहीं करता था और रही सही कसर संगीता ने पूरी कर दी। संगीता पूरे घर को अपने अनुसार चलाती थी। अपनी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वहीं शारदा जी की स्थिति घर में रखे पुराने सामान जैसी हो गई थी।
जब बेटा ही उसकी कदर नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। मनोज संगीता के सामने ही शारदा जी को कुछ भी कह देता था, जिसके कारण संगीता और सिर पर चढ़ गई थी। संगीता के आने से पहले शारदा जी ने काम वाली बाई रखी हुई थी और घर का झाड़ू पोछा और बर्तन करके जाती थी, लेकिन संगीता ने आते ही घर का खर्च अपने हाथ में ले लिया और काम वाली बाई को हटा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली को पैसे देना बेकार है। जब घर में 60 बैठी रहती हैं तो काम वाली बाई क्यों चाहिए। रात को जब दोनों बाहर से आए और खाना खाने बैठे तो मनोज ने चिल्लाकर कहा, ये क्या बना दिया माँ, सब्जी में मसाला बहुत कम है, आपको खाना ढंग से बनाना ही नहीं आता क्या। इससे अच्छा तो हम बाहर ही खा आते। आखिर इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ, ये फीका और बेस्वाद खाना खाने के लिए। मनोज की तेज आवाज़ से शारदा जी हिल गई। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर सिसकने लगी। संगीता को क्या कहती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करे। शारदा जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। अपने मायकों में 5 बहनों में सबसे बड़ी शारदा को हमेशा अपशगुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी कि शारदा अपने साथ कर बहाने और लेकर आई हैं। सभी बहनों के जन्म पर दादी फूट फूट कर रोती थी, क्योंकि वंश तो बेटे ही चलाते हैं। 5 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कलप उठता था और वह चाहती थी कि सभी जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाए, ताकि उन्हें इस बोझ से मुक्ति मिल सके। शारदा का पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसे ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया। माता पिता ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं, इसलिए अपने से दुगुनी उम्र के एक विदुर आदमी से उसका विवाह कर दिया। शारदा शादी के बाद जब पहली बार ससुराल आई तो उसने देखा कि घर और दुकान पर उनके जेठ और जेठानी का ही राज चलता था। सारा दिन घर के काम में ही निकल जाता था। जेठानी भी शारदा को अपने रोब में दबा कर रखती थी, फिर भी वह पूरी लगन के साथ काम में लगी रहती थी। शारदा के पति को उसकी हालत से कुछ खास मतलब नहीं था। जो भी पैसा दुकान से लाते उसे शराब में उड़ा देते। शारदा को अपने ससुर का बहुत सहारा था। कुछ समय बाद उसने एक बेटे मनोज को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही शारदा के ससुर चल बसे। मनोज के पिता रोज रात को शराब पीकर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वह बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर ने मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शारदा देवी तो छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। अब वह एक एक पैसे के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब शारदा ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उनके जेठ जेठानी ने धक्के मारकर उसे अपने बेटे और घर से निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए कोई नौकरी भी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का काम किया, फिर एक स्कूल में चपरासी लग गई। वहीं रहने के लिए एक कमरा मिल गया और मनोज को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया। वहाँ उसकी आधी फीस माफ थी। अब शारदा अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। मनोज का स्कूल पूरा हुआ, उसने कॉलेज शुरू किया। पढ़ाई में वह ठीक था, लेकिन उसके व्यवहार में पिता की छाप थी। वही गुस्सा और गाली गलौज करना शारदा समझती थी, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। कुछ ही सालों में मनोज एक कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह कमाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की संगीता से शादी कर ली और 2 कमरों का एक घर ले लिया। मनोज ने शारदा जी को अपने साथ रखा, लेकिन उनसे कभी प्यार से बात नहीं करता था, न ही उनका हालचाल पूछता था। शारदा जी अब घर पर रहने लगी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन उन्हें 2 समय का खाना तो मिल जाता था। संगीता के आने के बाद उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वह जाती भी तो कहाँ जाती,
आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो चुकी थी। वे अपने घर परिवार में सुखी थी। माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब शारदा की तबीयत पहले से भी बदतर हो गई थी। जितना हो पाता घर का काम कर लेती थी और यदि तबीयत ज़्यादा खराब लगती तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। उनकी इस हालत को देखकर संगीता को बहुत खीज होती थी। उसे लगता था कि उसकी सांस केवल उनका खर्चा बढ़ा रही है। संगीता कहती, जितनी माँ जी की दवाइयों में लगती हैं उतने में तो एक काम वाली बाई रख सकती हूँ। एक दिन खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो संगीता ने अपने पति से कहा, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है। अब वह हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो। इतने से घर में हम सब नहीं रह सकते। वैसे भी तुम्हारी माँ तो दिन भर खांसती रहती हैं। बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। बेकार ही एक कमरा घर में रखा हुआ है। मेरी बहन उस कमरे में रहेगी। इस पर मनोज बोला, हम माँ को वृद्धाश्रम कैसे छोड़ सकते हैं? फिर भी मेरी उनके प्रति जिम्मेदारी है। संगीता बोली, मनोज, अब इमोशनल होने का समय नहीं है। प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती हैं, घर का काम भी नहीं कर सकती। उनकी दवाइयों का खर्च कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सिर से हटेगा तो मैं काम वाली बाई रख लूँगी। हमें अपनी जिम्मेदारी जितनी निभानी है हमने निभा दी। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता है कि हम उन पर और पैसा लगाना चाहिए। तुम कल ही माँ जी से बात करो और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। शारदा देवी जी बाहर हॉल में बैठी बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। ये बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका दिमाग जैसे सुन हो गया। सोचने लगी, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं, पर क्यों जाऊं? मेरे बेटे का घर क्या मेरा घर नहीं है? बहू कैसे कह सकती है कि मैं घर पर बोझ हूँ? इतनी तकलीफ सहकर उन्होंने अपने बेटे को इस दुनिया में लाया। हालातों से लड़ते हुए उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बिना किसी सहारे के बेटे को अपने पैरों पर खड़ा किया। आज वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। सोचने लगी कि मेरे त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा है मुझे। बेचारी शारदा जी आखिर क्यों सोचती भी तो? अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू का क्या हिम्मत थी कि ऐसी बात करने की। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन शारदा जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी रही और आंखों से आंसू बहाती रही। सोचने लगी कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धाश्रम भेजने की क्या जरूरत पड़ी? मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे और फिर से उन्हें खांसी छिड़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने के लिए कहूँ। फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा, अब तो वह अपना रहा ही कहाँ। अगले दिन जब मनोज और संगीता सुबह उठे तो देखा कि माँ जी तो अभी उठी ही नहीं। सोचने लगे कि माँ उठे तो वृद्धाश्रम भेजने की बात करे। 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली तो मनोज और संगीता ने माँ जी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गए। लेकिन ये कहा, माँ जी तो वहाँ थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वे दोनों सोचने लगे, आखिर माँ हमें बिना बताए कहाँ जा सकती हैं। इतने में मनोज की नज़र माँ जी के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी पर गई। देखते ही मनोज चिट्ठी की ओर लपका और जल्दी से खोलकर पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे मनोज, हमेशा सुखी रहो। मेरे बेटे बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये जानने के बावजूद भी न जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआएं ही निकलती रही। मेरा अपना बेटा होते हुए भी तुम मुझे इतने पराये कैसे हो गए? ये बात समझ पाना शायद इस जन्म में तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ना जाने क्यों एक माँ वृद्धावस्था में पहुंचकर
अपने ही बेटे और बहू पर बोझ बन जाती हैं। तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो, ये सब तो मैंने रात को ही सुन लिया था, लेकिन मुझे मेरी आगे की जिंदगी कैसे बितानी है, ये फैसला मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई सामान नहीं जिसे उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बुजुर्ग हुई हूँ, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, और आशा है कि मेरी जाने के साथ ही तुम्हारे सिर पर पड़ा बोझ भी खत्म हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी अभागी माँ। ये पत्र पढ़कर 2 पल के लिए मनोज की आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ, परंतु केवल कुछ ही समय के लिए। थोड़ी देर बाद संगीता की बहन सनी घर पहुंच गई, और फिर घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात तक मनोज और संगीता माँ जी को भूल चुके थे। खाना बाहर से मंगवाया गया था और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी मजाक करने में मग्न हो गए। शारदा जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली गई थी। एक दिन पहले ही उनकी विधवा पेंशन मिली थी। सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपनी दवाइयाँ खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत अपनी छोटी बहन को फोन लगाया और उसे पीर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। कई सालों से वह घर बंद पड़ा था। वह रात भी तो कौन माने, क्योंकि माँ पिताजी तो काफ़ी साल पहले ही चल बसे थे, और बहनों का कोई भाई नहीं था जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। शारदा जी की बातों में परेशानी की झलक को भांपकर उनकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलावा भेज दिया। शारदा देवी भी सीधे अपने गांव में चली गई। गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था तो शारदा जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनकी 5 बहनें उनसे मिलने के लिए वहां आ गई। सब लोग इकट्ठा हो गए तो शारदा जी ने सबके सामने अपने हालात बयान किए। बहनों ने कहा, आप हमारे घर आ जाइए, पर सब अपने अपने ससुराल में थी, तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने एक मत से पिताजी का खेत शारदा दीदी को उपहार में दे दिया, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके, और थोड़ी नगद राशि भी दी। शारदा जी ने अपने वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही ये वादा भी किया कि भविष्य में वह पैसा वापस लौटा देगी। चारों बहनों के लिए भी ये घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था। यहाँ चारों बहनें समय समय पर कुछ ही दिन बिताने के लिए आ जाती थी। समय के साथ साथ शारदा जी भी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। शारदा जी को घर और खेत मिल गए थे। अपने पिताजी से उन्होंने खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, सो उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए गए तरीकों से खेती की और फसलें लगाने लगे। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नकद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते एक माँ की तरह तीज त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार भी भेजने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वे बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। इसलिए उन्होंने अपने जैसी अन्य विधवा महिलाओं और बुजुर्गों की मदद करनी शुरू की। उनकी समाज सेवा के चर्चे गांव भर में होने लगे। कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आकर उनका सहयोग करने लगी। अब शारदा जी भी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे बहू को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती थी, लेकिन उन्होंने समय को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोल दिया, जहां गांव की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। वह नहीं चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ है वैसा उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी अपडेट किया। कंप्यूटर शिक्षा अर्जित करने की बरसों पुरानी इच्छा जो उनके मन में दबी रह गई थी,
उन्होंने उस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 वर्षों के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबकर रहने वाली शारदा जी आज एक सुपर एक्टिविस्ट समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थी। शारदा जी की लोकप्रियता गांव से बढ़कर अब शहरों में भी फैलने लगी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम किए। उन्हें कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया और सहयोग किया। एक दिन जब मनोज ने सुबह सुबह अखबार खोला तो अपनी मां की फोटो और उनकी लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बड़ा सम्मान और नकद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी मां के बारे में और जानकारी मिली। उसने अपनी पत्नी को भी बताया। इस पर संगीता ने मनोज से कहा, हम उनके इकलौते बेटे बहू हैं। वह अपनी जायदाद हमें नहीं देगी तो किसको देगी? आखिर ये जायदाद पर हक तो हमारा ही बनता है। जायदाद के लालच में दोनों गांव के लिए तुरंत रवाना हो गए। गांव पहुंचने पर नौकर ने बताया कि शारदा देवी जी किसी समारोह के उद्घाटन के लिए बाहर गई हैं और थोड़ी देर में आ जाएगी। मनोज और संगीता घर के बाहर निकलकर खेतों को निहारने लगे। हरी भरी फसलें खेतों में लहरा रही थी। ये देखकर हैरान थे कि उनकी मां ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच विचार में डूबे मनोज के विचारों को एक विराम तब लगा जब अचानक उनके कानों में तेज हॉर्न बजने की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो मनोज और संगीता की हैरानी का ठिकाना न रहा। उनकी मां शारदा देवी स्कूटर चलाकर घर लौट रही थी। संगीता भी ये देखकर हैरान रह गई थी कि जो महिला कभी अपनी दवाओं के लिए भी उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, आज सम्मान की सम्मानित महिला बन चुकी हैं। उनके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो शारदा जी के मन में ममता जग उठी, लेकिन फिर उन्होंने उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेट दिया और मजबूती से बोली, अब क्या करने आए हो यहाँ तुम? मनोज बोला, माँ, हम तुम्हें घर वापस लेने आए हैं। हमें अपने किए पर पछतावा है। अब तुम अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी। अपने घर में अपने परिवार के साथ रहोगी। अपनी खेती बाड़ी मुझे सौंप दो। ये जिम्मेदारी मैं लूँगा। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनोज का साथ देने के लिए संगीता भी बोली, हाँ माँ जी, अब आपके बेटे बहू आ गए हैं। आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। शारदा जी को अपने बेटे और बहू को अच्छे से जानती थी। उनके लालच को तुरंत पहचान गई। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वह इन असहाय और बेघर लोगों के बारे में क्यों सोचेंगे? तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वे ही लोग हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ। अपने बेटे और बहुओं पर बोझ नहीं हूँ। अपने इस जीवन में मैं बेहद खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे ज़िंदगी का मतलब ही उस दिन समझ आया जब तुमने मुझे घर से निकाला। अब तो मुझे ये सम्मान भरी ज़िंदगी रास आ गई है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज रहना नहीं चाहती। अब ये सब लोग ही मेरा परिवार हैं। राजू, मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। मुझे एक ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है। 2 घंटे में लौटूंगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। कहते हुए शारदा जी अपने स्कूटर पर निकल पड़ी। मनोज और संगीता दोनों हैरानी से स्कूटर पर जाती हुई अपनी माँ को देखते ही रह गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।